आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जानबूझकर साजिश के तहत हिंसा की आग भड़काई गई। 22 फरवरी से 25 फरवरी तक देश की राजधानी में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश दंग रह गया था। वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली में थे। उसी दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली का इलाका हिंसा की आग में धधक रहा था। दिल्ली दंगों के 10 दिन बाद साजिश की एक एक परतें खुलने लगी हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हिंसक तस्वीरों का एक एक फ्रेम गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आज हम आपको चांदबाग इलाके का वीडियो दिखा रहे हैं। ये 24 फरवरी दोपहर करीब 1:30 बजे का है। चांदबाग इलाके में सर्विस लेन पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी है। अचानक भीड़ में शामिल एक गुट सर्विस लेन से मेन सड़क पर बढ़ने लगता है और जैसे ही पुलिस की टीम रोकने की कोशिश करती है, भीड़ में शामिल उपद्रवी बेलगाम हो जाते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि यह देश की राजधानी की एक सड़क है जहां बेखौफ होकर उपद्रवी पुलिस की मॉब लिंचिंग करते हैं। और ये उपद्रवी कौन है, मैं साफ साफ बता दूं, ये वो लोग हैं जो सीएए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, एनपीआर के नाम पर सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। देश के संविधान को बचाने की कस्में खा रहे थे। गांधी जी और अंबेडकर की तस्वीरें इनके हाथों में थी। और आप, शर्मनाक बात यह है कि इस जगह पर, इन तस्वीरों में आप एक जगह उस प्रदर्शन स्थल पर एक भारत का तिरंगा भी देख सकते हैं जो कि शांति, अहिंसा और आपसी सामंजस्य और भाईचारे का प्रतीक है। सड़क के दोनों तरफ दंगाई थे और बीच में पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से पथराव हो रहा था। बुर्कानशी महिलाएं भी पथराव कर रही थी। पथराव तेज हुआ और भीड़ पुलिस वालों के खून की प्यासी हो गई। पुलिस के जवान सड़क किनारे एक जगह इकट्ठे होकर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोली नहीं चलाई। क्या किसी को यकीन होगा कि ये उपद्रवी उग्र प्रदर्शन में शामिल थे? अब सवाल है कि क्या शाहीन बाग पार्ट 2 बने चांदबाग की आग से जल गई दिल्ली? यही सबसे बड़ा सवाल है। और आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त एसीपी अनुज जुड़ गए हैं। एसीपी अनुज इस वक्त रिकवरी कर रहे हैं। उन्हें गंभीर चोटें आई थी। उनके साथ जो डीसीपी थे अमित शर्मा, वो अभी भी रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। उनके पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक उनको 4 से 5 महीने लगेंगे क्योंकि उनके सर में जबरदस्त चोट लगी है। और अनुज को भी आप देख सकते हैं, एसीपी अनुज, जांबाज अफसर जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, लाठी, डंडे, दुनिया भर के हर हथियार खाए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। क्योंकि अगर वो गोली चला देते तो उसके बाद क्या परिणाम होता, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अनुज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आप वहां किस मकसद से गए थे और क्या चांदबाग के प्रदर्शनकारी जो शांति, अहिंसा, गांधी जी, अंबेडकर तमाम बातें कर रहे थे, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये उनका दावा था, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप वहां पर किस लिए गए थे? क्या आप रोजाना के बंदोबस्त में गए थे? लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच का वाकया है। कितने लोग थे आप? और आप प्लीज सिलसिलेवार तरीके से बताएं क्या हुआ। और हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं कि जान पर खेलकर आपने भारतीय लोगों की, वो भारतीय लोग जो जबरदस्ती इसमें पिस रहे थे, उनकी जान बचाई। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। मेरी जगह कोई और भी पुलिस पर्सनल होता तो आई थिंक वो सेम यही चीज़ करता। दूसरा, जो हम वहाँ पर 24 तारीख के तकरीबन 11:30 से 12 बजे के आसपास की घटना है ये। हम लोग उस वक्त वज़ीराबाद रोड पे थे। डीसीपी सर, मैं, मेरे साथ मेरा एसीपी ऑफिस स्टाफ, जिसमें रतन था, और उसके अलावा 2 पुलिस कंपनीज हमारे पास थी। पुलिस पर्सनल की 2 कंपनीज हमारे पास में थी। तो लगभग 200 से 225 जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे। और वहाँ पर हम ये इंश्योर करने के लिए थे कि कोई लोग जो हैं वज़ीराबाद रोड को कंटेन ना करें, क्योंकि उससे एक दिन पहले काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स जो है वज़ीराबाद रोड के एक कैरिजवे पर आ गए थे, जिसे उन्होंने जाम कर दिया था। तो वहाँ हमारी पोजीशन स्टैटिक बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए थी। फिर धीरे धीरे भीड़ जमा होती गई, लोग नारेबाजी करने लगे, उग्र होते चले गए। जो उसके पीछे का जो एरिया है, चांदबाग, मुस्तफ़ाबाद वगैरह, वहाँ से काफ़ी सारी पब्लिक ने आकर इन प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये सारी जो जितने भी एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वो सारे वज़ीराबाद रोड पर आकर खुलते हैं। तो जब का नंबर बहुत एस्केलेट हो गया, बढ़ गया, मीनवाइल वो रोड की तरफ आने लगे। हम धीरे धीरे उन्हें कंटेन कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। और इन बिटवीन कुछ लोगों ने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। और फिर जो पूरा जो इंसिडेंट है वो एस्केलेट हो गया।
आउट ऑफ वे चला गया। आपने कहा आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। अनुज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आप उनको क्या कह रहे थे और एकाएक की भीड़ उत्तेजित क्यों होने लगी? क्या इन्होंने प्लान कर रखा था या कुछ लोगों ने मन में बना रखा था कि पुलिस की टीम से आज तो झगड़ा करना है? नहीं, पहले जब जैसे मैंने बताया कि कई लोग चूंकि एक दिन पहले भी आए थे, तो शायद कहीं पर उनके माइंड में था कि वो आज भी वजीराबाद रोड को जाम करेंगे। तो हम शुरू से ही उनको संज्ञान में लेकर उनसे लगातार बात कर रहे थे, और जब धीरे धीरे फ्रंट में महिलाएं थीं वो आगे आ रही थीं, तो हम उनको धीरे धीरे, कुछ हमारे पास फीमेल स्टाफ था, बाकी हम लोग शील्ड की सहायता से उनको थोड़ा सा पीछे कर रहे थे। इन बिटवीन ही जब भीड़ वहाँ काफ़ी एकत्रित हो गई, तो उन लोगों ने एक तरह से, मैं कहूँगा कि हमला बोल दिया। और वहाँ पर जो सर्विस रोड थी उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे स्टोन्स वगैरह हैं, और जो ये टूल्स अवेलेबल थे वो भी जो भीड़ है उसने उनको भी यूटिलाइज़ किया पुलिस पर अटैक करने के लिए। अनुज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले डीसीपी साहब चोटिल हुए थे, डीसीपी साहब के साथ क्या किया? और मैंने तो ये सुना कि उनकी जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई, लोगों को ये लगने लगा था कि शायद वो शहीद हो गए, और भगवान की दुआ है कि वो हमारे बीच हैं, रिकवरी में उनको वक्त लग रहा है। सबसे पहले हमला क्या डीसीपी साहब पर किया गया था, या पीछे से एकाएक पत्थर बरसने लगे? और डीसीपी साहब पर किन लोगों ने एकाएक इतना बड़ा जानलेवा हमला कर दिया? वहाँ पर सभी लोग थे, तो जैसे सर समझा रहे थे, मैं भी समझा रहा था, और बाकी भी पुलिस पर्सनल हमारे साथ थे। तो सब पे मैं ये कहूँगा, जब स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई तो सब पे एकाएक जो भीड़ ने अटैक किया था। इसमें सबसे पहले जो रतन था, रतन घायल हुआ था, रतन कोलैप्स हुआ था। तो स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करके रतन को फटाफट हमने जो यमुना विहार साइड, जो कि एज अ सेफ जोन हमने कंसिडर किया था, उधर की साइड फटाफट शिफ्ट कराया। और मीनवाइल जो है सर को भी काफ़ी चोट आ गई थी, सर अनकॉन्शियस हो गए थे। तो फिर हम सर को लेकर तुरंत हम भी यमुना विहार की तरफ निकले। जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब भीड़ और हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, तो और पीछे जो डिवाइडर था वो एज अ वॉल एक्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से पुलिस पर्सनल जब मॉब ने चार्ज किया तो बहुत तेज़ी से पीछे नहीं हो पाई, और उस वजह से काफ़ी इंजरीज आई। और जो ये टीयर गैस वगैरह है वो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं रही, क्योंकि हम लोगों के बीच डिस्टेंस कम था। मैं आपसे अनुज जी ये भी जाना, ये सिलसिलेवार जो है मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो पथराव शुरू हुआ, जो पुलिस के साथ मारपीट शुरू हुई, वो किसी प्रोवोकेशन के कारण थी या विदाउट प्रोवोकेशन थी, या ऐसा माने कि उन लोगों ने मन बना लिया था कि पुलिस टीम पर हमला करना है? नहीं, कोई किसी भी तरीके का कोई प्रोवोकेशन नहीं था। और मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस ने इवन आफ्टर द एंटायर इंसिडेंट एक भी फायरिंग नहीं करी। जो ये बात बाद में कई लोगों ने मुझको बताई कि इस तरीके की र्यूमर मॉन्गरिंग भी थी कि पुलिस ने फायरिंग करी है, और कुछ जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे जो हैं मारे गए हैं। मे बी उसकी वजह से जो है, जो भीड़ कलेक्ट जो होना, एकत्रित होना जो हुई, वो प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया। उस मे बी समवेयर उस र्यूमर ने इस पूरे प्रोसेस को कैटलाइज कर दिया, मगर पुलिस की तरफ से कोई किसी भी तरीके का कोई प्रोवोकेशन नहीं था। ठीक है, जो लोग थे उनको पता है कि फायरिंग नहीं हुई है, वो लोग पता थे, वो आपको किस तरीके से चार्ज कर रहे थे ये भी दिखाई दे रहा था। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जब उन्होंने चार्ज करना शुरू किया और डीसीपी साहब अनकॉन्शियस हो गए, रतनलाल को गोली लग गई, जो बाद में मालूम पड़ा, क्या आपको उस वक्त एहसास हुआ था कि रतनलाल को गोली लगी है? और क्या असलों में वहां पर गोलियां भी चलाई जा रही थी, इसका एहसास अनुज जी आपको हुआ था? गन शॉट्स की आवाज आ रही थी? आवाज़ आनी बंद हो गई। अनुज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनुज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? फोन कट गया, मैं आपके पास फिर आने की कोशिश करता हूं, एक बार फिर सिलसिलेवार ढंग से आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं। दो तस्वीरें हैं, दोनों को डबल फ्रेम में चला जाए, तब तक अनुज जी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह तस्वीर है चांदबाग इलाके की, जहां पर सीएए के विरोध में, जो कहा जाता है अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण, गांधी जी के
आंदोलनों से प्रेरित होकर ये 119 साल में ये सीए के खिलाफ सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन देश की मुस्लिम महिलाओं बहनों ने शुरू किया है, जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल हो गए हैं। लेकिन ये भीड़ कैसे विदाउट प्रोवोकेशन पुलिस को मारने लगती है, घेर कर मारने लगती है दोनों तरफ से, या ये कहा जाए चारों तरफ से, क्योंकि जिस इलाके से डीसीपी और एसीपी ने भागने की कोशिश की, डीसीपी जो बुरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे वहां पर, जो कई वक्त वेंटिलेटर पर रहे, आईसीयू पर रहे, उन पर पूरी तरह से जानलेवा हमला इस भीड़ ने किया था। रतनलाल पर गोली चली थी, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारी जो अपने आप को शांति दूत कहा करते थे, 2 महीने तक कैसे पत्थर बरसा रहे हैं, कैसे लाठियां चला रहे हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स के जो जितना भी मटेरियल था, चाहे वो पत्थर थी, चाहे वो ईंट था, चाहे वो बेलचे थे, चाहे वो फावड़े थे, चाहे वो रॉड थे, चाहे वो सरिये थे, चाहे डंडे थे, किस तरह से बरसाया। और बड़े शर्म की बात है कि इस प्रदर्शन की जगह पर भारत का एक तिरंगा भी दिखाई दे रहा है, जो शांति, अहिंसा और विविधता में एकता का प्रतीक है। अशोक चक्र बना हुआ है, उस पर देखिए डिवाइडर पर किस तरह से पुलिस टीम पर हमला होता है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहां पर महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं, सर्विस लेन में फंसी पुलिस की टीम, और वहां पर भी घेर के उनको बुरी तरह से मारा गया। महिलाएं जो दादियां थी, नानियां थी, उनसे प्रेरित होकर चांदबाग के अंदर बैठी थी, और दादियों और नानियों के इन प्रतिनिधियों ने गिन गिन कर, चुन चुन कर एसीपी, डीसीपी, उनकी टीम को मारा, रतनलाल को शहीद कर दिया। और ये किस्मत कहेंगे खुदा की, अल्लाह की, गॉड की, परवरदिगार की, कि अंततः एसीपी अब जिंदगी और मौत के संघर्ष से बाहर निकल चुके हैं। हम एक बार फिर से अमित जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर चांदबाग में भी रोड घेरने की कोशिश हुई। इससे पहले जाफराबाद में रविवार की शाम को रोड घेरी गई थी, और यहां पर किस तरीके से उपद्रव हुआ, किस तरह से अशांति हुई। शांतिपूर्ण 119 साल के अब तक के सबसे बड़े सीएए के खिलाफ आंदोलन में आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े शांति दूत ये सीएए के विरोध के जो प्रोटेस्टर्स थे। और ये सब कुछ शुरू हुआ प्रोटेस्ट से। अगर मैं एक बार की मान लूं कि ये लोग जो हैं ये प्रोटेस्टर्स नहीं थे, उपद्रवी थे, तो प्रोटेस्टर्स ने इन तमाम लोगों को रोका क्यों नहीं? आउट नंबर कर सकते थे, क्योंकि उपद्रवी तो कम ही होंगे, प्रोटेस्टर वहां पर बहुत सारे थे और बैठे हुए थे। सीधे एक बार फिर से चलते हैं अनुज के पास। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं ये कि क्या आपको एहसास हुआ था कि रतनलाल पे गोली चली है, क्योंकि आपने कहा सबसे पहले वो गिरा था। क्या गन शॉट्स भी आपको वहां पर सुनाई दिए, और गन शॉट सुनकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ? गन शॉट्स उस वक्त अपेरेंट नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 20-25 हज़ार के आसपास की क्राउड थी। और उस वक्त हमने इतना रियलाइज़ भी नहीं किया था, और ऊपर जो भी पुलिस पर्सनल थे उन्होंने एंटी राइट गियर्स पहन रखे थे। तो रतन जब कोलैप्स हुए थे, तो तब उस टाइम पर हमने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि रतन को गन शॉट ही गिरी है। जब अब हिंड साइड में अब देखते हैं, तो अब वहाँ पर जो कई सारे जो फुटेजेस वगैरह हैं, तो उनसे एक अच्छा आइडिया लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। मैं एक बात जानना चाहूँगा, डीसीपी कार जो है उनकी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, अमित कुमार जी की कार को पूरी तरह से जला दिया गया। ये कौन लोग थे, और आपकी ये जो कार थी ये कितनी दूरी पर खड़ी थी, और आपके जो बाकी व्हीकल्स थे ये कितनी दूरी पर खड़े थे प्रदर्शन स्थल से? प्रदर्शन स्थल से जो हमारे व्हीकल्स थे वो भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास खड़े हुए थे, और वो हमने एक सेफ जोन में रख रखे थे। हमारी स्टैटिक पोजीशन प्रोटेस्ट साइट पर थी। जो व्हीकल जो भी आग लगी है वो बाद का इंसिडेंट है, जब हम सर को लेकर हॉस्पिटल निकल गए थे, उसके बाद का इंसिडेंट है। ठीक है अनुज जी, मैं आप इस असहज स्थिति में आप खुद नासाज हैं, आपके सर पर पट्टियां दिख रही हैं, बोन कॉलर दिखाई दे रहा है, हम समझ सकते हैं आप कितनी तकलीफ में रहे होंगे। डीसीपी साहब जिन्होंने मौत से संघर्ष किया, वेंटिलेटर पर रहे, लंबी सर्जरी के बाद बाहर निकले, हम तमाम पुलिस वालों की और तमाम उन लोगों की जो इस अनफॉर्चुनेट हिंसा के अंदर घायल हुए हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं, और आपको फिर से एक बार बहादुरी की बधाई देते हैं कि आपने वहां पर इतनी बड़ी भीड़ के बीच अगर आप गोलियां चला देते तो क्या हाल होता। आपने संयम बरता, आपने बहादुरी की मिसाल पेश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देश हमेशा आप जैसे बहादुरों के लिए ऋणी रहेगा, आप जैसे लोगों के लिए, रतनलाल जी जैसे लोगों के लिए, अमित कुमार जी जैसे लोगों के लिए, और उन तमाम पुलिस वालों के लिए। लेकिन
कई चीजें ऐसी हैं जिन पर आगे हम बहस करेंगे, लेकिन अनुज जी मैं चाहता हूं आप आराम करिए, आपको अपने आप का ख्याल रखना है क्योंकि आगे भी चलकर आपको इसी तरह से देश की सेवा करनी है। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इन नासाज परिस्थितियों में जुड़े इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी और जाने माने पुलिस अफसर विक्रम सिंह साहब हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक साहब हैं जो कि एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के घनेंद्र भारद्वाज साहब हैं, आप आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, डॉक्टर शोएब जमई साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के जो कि हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं जो हमारे साथ हमेशा CAA से जुड़ी हुई डिबेट में शामिल रहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शोएब जमई, मैंने आपके शांति के, अहिंसा के उन तमाम पुजारियों को देख लिया जिनके हाथ में लाठी थे, डंडे थे, पत्थर थे, बेलचे थे। इसके बाद तो आपको अपना प्रदर्शन शाहीन बाग का तुरंत देश से माफी मांगते हुए वापस ले लेना चाहिए। अगर आपने थोड़ी शर्म, हया, इज्जत और महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जिनका आप नाम लेते हैं उनके प्रति थोड़ी भी इज्जत बची हो आपके मन में तो आप इस प्रदर्शन को शाहीन बाग के अभी वापस ले लेंगे। मुझे पता है शाहीन बाग की बात अपने लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देश से माफी मांगिए कि प्रदर्शन के नाम पर वहां पर हिंसा हुई, और दूसरा बोलिए कि शाहीन बाग का प्रदर्शन वापस हो। डॉक्टर शोएब जमई, मैंने बोला था शाहीन बाग की चिंगारी देश को जलाएगी, जला दिया। नहीं, सबसे पहले आपने जिन शब्दों से मुझे नवाजा है मैं इस पर बिल्कुल भी इसका रिटर्न बैक नहीं करूंगा। और नहीं, आप बहुत रिटर्न बैक कर चुके हैं और आप करेंगे भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो शब्द बुलाना चाहते हैं फिर मुझे भी बुला सकते हैं। मैं बड़ी शालीनता से और सब्र के साथ एक ही बात कहना चाहूँगा कि कातिल भी तुम्ही, मुनसिफ भी तुम्ही और इल्ज़ाम हम पर मढ़ते हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह की रिपोर्टिंग और एक तरफा नैरेटिव करने से जनता का विश्वास और कमज़ोर हो रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग, खास करके हमारी कम्युनिटी जो है, अब हर चीज़ से जो है विश्वास उठ गया उनका, धीरे धीरे मीडिया से भी उठ गया। उम्मीद थी कि दीपक चौरसिया जी उन खंडर बने इलाकों को दिखाएंगे, असलम की, चैनल देख लिया असलम की, जिन लोगों ने उन खंडरों को दिखाया उनसे भी बात कराऊंगा। अब मैं ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूं। आपने ना माफी मांगी ना शाहीन बाग के लोगों को बोला। आप महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चल रहे, तो चोरा चोरी में हिंसा हुई थी, महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। मैंने दिल्ली हिंसा के पहले दिन बोला था आप लोगों ने इस देश में शाहीन बाग के जरिए आग लगाई है, ये मेरा आरोप है। और मैं आप देश के बड़े पत्रकार चिल्ला कर कहूंगा। डॉक्टर जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मेरा सीधा सवाल अरे सुन तो लीजिए सवाल। तस्वीरों को देखने बाद आपने अपना टाइम पूरा कर दिया। आपने मुझे कुछ शब्दों से नवाजा, मैंने आपको नवाज दिया, बात बराबर पूरी हो गई। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं ये कह रहा हूं, ये ना आंदोलन वापस लेंगे, ना इनको कोई शर्म है कि जो शांति दूत थे डॉक्टर शोएब जमई, हम आगे बात करेंगे आपसे, आप चिंता मत करिए। मैं आपको पूरा बोलने का मौका हमेशा देता हूं, आगे भी दूंगा। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, ये शांति दूत हैं, ये अंबेडकर के पुजारी हैं, ये गांधी के पुजारी हैं, ये संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनकी कौम पर और देश के दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। ये नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा किया गया। आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग की आग ने दिल्ली और देश को अब जला दिया है? बिल्कुल दीपक जी, ये शाहीन बाग नहीं, एक तरह साजिश बाग थी। एक्चुअली शाहीन बाग से ही, शाहीन बाग में जिस प्रकार का भाषण किए गए, शाहीन बाग के पीछे किन किन ताकतों की यही जो शक्ति इसमें पकड़े गए, यही लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे। और यही आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर और कांग्रेस के कुछ विधायक, ये पूरा राजनीतिक साजिश थी और इसमें अराजक तत्वों का समर्थन था। PFI जैसे ताकत भी इसको समर्थन कर रहे थे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो शाहीन बाग को, जैसा आपने कहा, ये गांधीवाद के आरोप, गांधीवाद की प्रदर्शन करने की बहुत प्रयास तो किया है, पर लेकिन जिस प्रकार आज रंगे हाथ पकड़े गए, ये प्रदर्शनकारी नहीं, खून के लिए प्यासे दिख रहे हैं। और DCP को, जो DCP बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस को, उनके पीछे पड़ना, उनको मारना, उनको खत्म करने की साजिश रचना और उसके तहत पूरे अशांति फैलाने की सोचना, ये कोई साधारण प्रदर्शनकारी नहीं करते हैं। ये कोई आतंकवादी, अलगाववादी इस प्रकार का सोच रख सकते हैं। तो इसलिए ये पूरे जो साजिश का इंक्वायरी होना जरूरी है और इन सभी फोर्सेस को एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि विश्व में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश किया गया
कि एक समुदाय संप्रदाय विशेष खासकर मुस्लिम वर्ग के नैरेटिव नहीं है खिलाफ भाई, ये हुआ है। हकीकत है अब जो लोग कि तस्वीर में जो बस्तियों दिख रहे की हैं, बस्तियां जला दी जो लोग गई, पत्थर फेंक रहे हैं, खंडर बना जो दिए लोग गए बंदूक पूरे चला घर। रहे हैं, 300 कोई से ज्यादा कोई मुस्लिम डॉक्टर परिवार जमाई जो कहते है हैं, मैं आपको वो रोक दूंगा। शिव डॉक्टर विहार जमाई, छोड़ डॉक्टर के जा जमाई को ऑडियो चुका बंद कर दिया जाए। मैं जब आपके पास आऊंगा, मैं बोलने का मौका मैंने सबसे पहले आपको दिया था, क्योंकि आप सवालों के कटघरे में खड़े हैं। आपके शांति दूत, आपका शांतिपूर्ण आंदोलन, आपके अंबेडकर के नारे, आपके गांधीवादी के नारे, ये सब सवालों में है। कितना बड़ा अंबेडकर और गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? आपका मजाक उड़ा रहा नहीं, नहीं, अंबेडकर और गांधी का मजाक मत उड़ाइए इस तरीके से। आपका मजाक उड़ा रहा हूं। अंबेडकर और गांधी का मजाक कितना मत उड़ाइए, झूठा था, वरना कितना यही झूठा कलकत्ता था की आपका रैली आंदोलन। है। सीधे एक तरफ चलता हूं, अंबेडकर सीधे के चलता हूं, पोते मुकेश नायक जी के राजरत्न पास अंबेडकर, शोएब जमाई को दूसरी ऑडियो बंद तरफ कर दीजिए। तुषार शोएब गांधी, जमाई को ऑडियो बंद कर ये दीजिए। दोनों परिवार अपनी हमारे नेतागिरी साथ मत खड़े थे। चमकाइए शोएब जमाई साहब, आप तो शाहीन गांधी बाग और तक नहीं जा अंबेडकर सकते। तो हमारे आप साथ शाहीन बाग साथ तक नहीं जा खड़े हैं। सकते। पूछिए मुकेश ना। नायक जी, सोनिया गांधी जी ने अपील की थी शोएब जमाई को ऑडियो बंद। मैं मुकेश नायक और घनेंद्र भारद्वाज के पास रहूंगा। मुकेश नायक जी, सोनिया गांधी जी ने अपील की थी, सड़कों पर निकल आइए, प्रदर्शन करिए। एक कौम विशेष के साथ अन्याय हो रहा है। रामलीला मैदान से अपील हुई थी, नतीजा आपने देख लिया। शाहीन बाग, चांद बाग, जाफराबाद, दिल्ली में आग लग गई। जिम्मेदार मांगते हैं आप थोड़ा? आपको नहीं लगता वो गैर जिम्मेदारी भरा एक बयान था? शाहीन बाग और दिल्ली का दंगा सोनिया गांधी के भाषण का नतीजा नहीं है दीपक जी। मैं ये बता दूं कि सोनिया गांधी जी ने जो संघर्ष की और जो आर पार की जनता से अपील की थी, देश की जनता से जनमत से, उसका आशय लोकतांत्रिक लड़ाई से था, लोकतांत्रिक संघर्ष से था। देखिए ना, लोकतांत्रिक लड़ाई के नाम पर, बनाने से लोकतंत्र की लड़ाई के नाम पर पत्थर है, डंडे हैं, बंदूक है, क्या नहीं है? तिरंगे के नीचे बंदूक, डंडे, भाले, बर्ची, बेलचे, फावड़े। ये उम्मीद की थी मुकेश नायक जी, ये उम्मीद की थी। और क्या देश इतना जल जाएगा? अगर देश इतना जल रहा है तो आप जैसे बड़े लोगों की और राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती। और जीवेल जी, आपसे भी मेरा एक बड़ा कड़ा सवाल है। अभी मैंने आपसे बड़ा लाइट सवाल पूछा, आपके लिए भी एक कड़ा सवाल है मुकेश नायक जी, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, दीपक जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके आपने, पूरी दुनिया ने, सबने देखा। एक मिनट दीपक जी, कृपा करके पूरा वक्तव्य सुनिए। आप बोलिए सर, मैं आपको नहीं रोक रहा। एक तरफ तो बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों कहते हैं कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई, और 67 में से 62 सीटों पर कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई। दीपक जी, हमारे कहने से दिल्ली में कोई वोट तक तो हमें दे नहीं रहा है, हम दंगा कैसे करा देंगे? हमारे कहने से कोई मारने मरने पर उतारू कैसे हो जाएगा? इतनी बड़ी रक्तपात और हिंसा हमारे कहने से करेगा? ये दो सांप्रदायिक समुदायों के बीच का सीधा संघर्ष है दिल्ली का दंगा, और इसने उन्मादी भीड़ का फायदा उठाकर मारकाट की है। इस पूरे दंगे में सबसे बड़ी बात हुई है दीपक जी कि गोलियां कितनी चली हैं। आप देखिए, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये दंगा तैयारी से हुआ है, और दो सांप्रदायिक शक्तियों के बीच में ये दंगा हुआ है। और मेरा बड़ा सीधा सवाल, मेरा बड़ा सीधा सवाल ये है, इतना बड़ा संयोग हुआ, प्रयोग हुआ, जो भी हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? 3 दिन तक दिल्ली पुलिस ने क्या किया? तीसरा सबसे बड़ा और गंभीर सवाल, अगर इतनी बड़ी साजिश पीएफआई, डॉक्टर शोएब जमाई, शाहीन बाग के लोग, पॉलिटिकल पार्टी मिलके बना रही थी, तो केंद्र की सरकार ने, चूंकि दिल्ली उसकी सीधी रिस्पांसिबिलिटी है, इस साजिश का भांडाफोड़ समय रहते क्यों नहीं किया? 48 लोग, क्योंकि आज एक की और मौत हो गई, उनकी जान क्यों नहीं बचाई केंद्र सरकार ने? ये उसका फेलुअर नहीं है? नहीं दीपक जी, नो, आपका सवाल काफ़ी सीरियस सवाल है। आपको मालूम है दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, दिल्ली प्रदेश के चुनाव हो रहे थे। जब चुनाव होते हैं, दिल्ली हो या जो भी प्रदेश, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बड़ा एक इसका आंदोलन रूप देने का तमाशा तो हुआ था, और इसको रोकने का, इसको उठाने का मतलब बिल्कुल दिल्ली के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ता।
और दिल्ली के चुनाव के प्रभाव, इस प्रकार का प्रभाव पड़ने से इलेक्शन कमीशन किसी प्रकार की इजाजत नहीं देती। तो इसलिए दिल्ली चुनाव में होने के कारण आंदोलन कम से कम 1.5 महीने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सका। रोकने के लिए दंगा करवाया बीजेपी ने। नहीं, और जब शाहीन बाग को लोगों की, शाहीन बाग के लोगों को, इस आंदोलन को रोकने के लिए दीपक जी मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए। उनको ऑडियो नहीं जा रहा है, उनको ऑडियो नहीं जा रहा है, आप बोल सकते हैं जीवीएल साहब, आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरा सप्लीमेंट्री सवाल, दिल्ली के चुनाव खत्म होने के बाद भी ये तमाशा सड़कों पर क्यों चलता रहा? क्यों चलता रहा? ये दिल्ली पुलिस की, केंद्र की सरकार जो दिल्ली पुलिस जिसके अधीन आती है, कि ये क्या उनकी अकर्मण्यता, मेरा शब्द है और बहुत गंभीर शब्द है, अकर्मण्यता नहीं थी? नहीं दीपक जी, उसके तुरंत आप जानते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के चुनाव के 2 दिन के बाद इस विषय को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ इंटरलॉक्यूटर्स को अपॉइंट किया था। वो ऐसे समय किसी प्रकार का कार्रवाई करना और उसमें कुछ भी गलत जाता तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार को भी दिक्कत होती। क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की सुनवाई कर रही है, वो कारण काफी दिन तक रुका। और उसके बाद जब कार्रवाई करने की बात आई तो प्रेसिडेंट ट्रंप के विजिट हुआ था भारत में, उसी समय ये पूरा साजिश रचा गया। तो एक तरह से जो परिस्थितियां हैं उसके कारण तुरंत कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, और ये जो आंदोलनकारी हैं, अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस के बारे में उनकी संवेदना कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक प्रकट किया है? सोनिया गांधी आतंकियों के मरने पर रोती है, राहुल गांधी आतंकियों के मरने पर रोते हैं, और प्रियंका वाड्रा जाकर के सिक्योरिटी फोर्सेस पर वार करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो पुलिस कांस्टेबल जो मारे गए, जो डीसीपी एसीपी घायल हुए, जो आईबी ऑफिशियल मारे गए, जिनको 400 टुकड़े टुकड़े कर मारा, क्या उनके प्रति कांग्रेस पार्टी को कोई संवेदना नहीं है? ठीक है, अब मैं इस सवाल के ऊपर मुकेश नायक जी के पास आऊंगा, लेकिन मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलना है। आम आदमी पार्टी, आपके हनुमान चालीसा पढ़ते रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कहते रहे कि हम तो शाहीन बाग के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाते रहे। आप लोगों ने जो ढुलमुल रवैया अपनाया गणेंद्र जी, ये भी उसका नतीजा है ना। आप गए, आपके अमानतुल्लाह आग लगाते रहे शर्जील इमाम के साथ वहां पर जामिया के गेट नंबर 7 पर, आप लोग चुपचाप बैठे रहे, आप तमाशा देखते रहे। आपको हनुमान चालीसा पढ़ के हिंदू वोट भी मिल जाए, मुसलमान वोट भी अमानतुल्लाह खान दिलवा दे, और डॉक्टर शोएब जमई जैसे लोगों ने आपके लिए एक तरफा कैंपेन किया, और अब देखिए इनकी भी पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है, समझ जाइए। आप बताइए, जवाब दीजिए गणेंद्र भारद्वाज जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी पूरी सरकार की नाकामी लोगों के सामने रख दी। जीवीएल कह रहे हैं कि चुनाव के समय से सब चीजें चल रही थी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही थी, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। जीवीएल क्या कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के अंदर दिल्ली पुलिस जो है उसका काम खत्म हो जाता है, इंटेलिजेंस का काम खत्म हो जाता है, केंद्र सरकार का काम खत्म हो जाता है, गृह मंत्री का काम खत्म हो जाता है। जीवीएल अपनी सरकार की नाकामियों को लोगों को बता रहे हैं कि टाइम आने से पहले, इस दंगों से पहले सरकार के पास सारी जानकारी नहीं है, आईबी के पास सब कुछ पता था, लेकिन इन्होंने दंगे होने दिए। आज 50 लोगों की जान चली गई। जीवीएल आज 50 लोगों की जान चली गई। नरेंद्र जी जोर से मत बोलिए, उसके आप भी उतने जिम्मेदार हैं, उसके आप भी उतने जिम्मेदार हैं गणेंद्र जी। आपके विधायक साजिश रचते हैं, अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके विधायक आतंकवादी निकलते हैं, आपके कॉर्पोरेटर आतंकवादी निकलते हैं, आप हमसे सवाल पूछेंगे।